दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के साथ कांग्रेस लीडरों और कारकुनों को ईडी ऑफिस तक मार्च की इजाजत नहीं दी। कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत पर तहकीकाती एजेंसी का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते हुए फैसला किया था कि राहुल गांधी को 13 जून को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश करने के दौरान पार्टी के सीनियर लीडर और मेंबरान पार्लियामेंट ईडी के दफ्तर तक मार्च करेंगे और दफ्तर के बाहर सत्याग्रह करेंगे। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और पार्टी लीडर राहुल गांधी को ईडी के जरिए सम्मन जारी करने के मामले पर मुलगीर सत्याग्रह का ऐलान किया है। दिल्ली में कांग्रेस कारकुन सुबह से ही कांग्रेस हेडक्वार्टर में जमा होना शुरू हो गए हैं और जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। पुलिस ने एहतजाजियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें हिरासत में भी लेना शुरू कर दिया है। इस मामले में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी से आज पूछताछ होने का इम्कान है। राहुल को पहले 2 जून को पूछताछ के लिए तलब किया गया था, बाद में ईडी ने इन्हें 13 जून को तलब किया है। कायर मोदी सरकार से कोई डरने वाला नहीं है। कांग्रेस जन अंग्रेजों से लड़े। आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में हम अंग्रेजों के गुलामों और मुखबिरों आज के हुक्मरानों से भी लड़ेंगे। हमें कोई डरा नहीं सकता। हम सबको जेल भेजिए। आजादी के संग्राम में, प्रजातंत्र की रक्षा के संग्राम में हमारे संस्थानों की हत्या करने वाली सरकार से लड़ने के संग्राम में कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, जेल तो जाना पड़ेगा, लाठियां तो खानी पड़ेगी, हम करेंगे। वो कितना भी चाहे बदला ले, वो सच की आवाज को नहीं दबा पाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम में ये लड़ाई अंग्रेज से हम लड़े और आज के अंग्रेजों के पिट्ठुओं से जो मोदी जी की कायर सरकार है उनसे भी हम इसी प्रकार से लड़ते रहेंगे। न झुकेंगे, न डरेंगे, न दबेंगे। सत्य के पथ पर देश की आवाज आगे बढ़ती रहेगी। आवरण की आवश्यकता झूठ को होती है। वो झूठ जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा है उसे झूठ की आवश्यकता है, आवरण की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सत्य का संग्राम निरंतर चलेगा। जनता की आवाज निरंतर उठेगी। ना हमें कोई दबा पाया है, ना झुका पाया है। और इस पूरे मामले में बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे नुमाइंदे लखवीर इस वक्त जुड़े। लखवीर, दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी आज ईडी के सामने पेश होने वाले हैं। कब तक पेशी हो सकती है? बिल्कुल आजम, आज राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के सामने पेश होना है। 10:30 बजे का समय मुकर्रर है जब राहुल गांधी तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ पैदल मार्च कर पहुंचने वाले थे, लेकिन देर रात को ही दिल्ली पुलिस ने आदेश जारी कर तमाम जो पैदल मार्च होना था उस पर रोक लगा दी है। अब पैदल मार्च नहीं हो सकेगा और जो रास्ता है और जो पूरा इलाका है लुटियन जोन का, उसमें धारा 144 लागू कर दी गई है। सभी जगह पुलिस की तमाम जो चेक पोस्ट बनाए हुए हैं वहां पर नाकेबंदी करी हुई है। किसी भी गाड़ी को कांग्रेस ऑफिस जो रास्ता जाता है वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। मेरे कैमरा साथी आपको दिखाएंगे नरेंद्र किस प्रकार से पुलिस एक एक गाड़ी को रोक रही है। कांग्रेस ऑफिस की तरफ जो रास्ता जाता है उन्हें किसी भी वाहन को अनुमति नहीं दी जा रही है। अकबर रोड पर मैं मौजूद हूं। जिस प्रकार आप देखेंगे कि आज दिल्ली में तस्वीर पहली बार ही देखने को मिली होगी आजम की मीडिया को भी प्रवेश नहीं दिया गया है। मीडिया के वाहनों को भी अकबर रोड की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। पैदल लखवीर जाना चाहेंगे, पहले राहुल गांधी ने ये ऐलान किया था कि वो अपने जो बड़े लीडर हैं उनके साथ जाएंगे ईडी दफ्तर तक। अब क्या खबर आ रही है, क्या राहुल गांधी अकेले ही जाएंगे? आजम, वैसे तो 9 बजे का समय तय था जब रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ देर बात करेंगे, लेकिन हमारे सोर्सेज जो बता रहे हैं वो यही है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ खड़ी है। भले ही धारा 144 पूरे एरिया में लागू हो, लेकिन कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और साफ तौर पर बड़े नेताओं का कहना है कि उनके साथ पैदल मार्च करते हुए ही ईडी ऑफिस पहुंचेंगे और घेराव करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के तमाम आला नेताओं का कहना है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि भले ही धारा 144 पूरे एरिया में लागू हो, लेकिन किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन करती है, क्या कुछ कांग्रेस पार्टी करेगी। क्योंकि कांग्रेस ऑफिस के बाहर से सुबह 7:30 बजे भी हमने तस्वीरें देखी कि किस प्रकार से तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया,
हिरासत में लिया गया। लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं डरने वाले नहीं है, पीछे होने वाले नहीं है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि भले ही पुलिस हमें डिटेन करे, पूरे एरिया में पुलिस की तमाम नाकेबंदी करी गई हो, चाक चौबंद पुख्ता व्यवस्था हो, लेकिन हम हमारे नेता के साथ ईडी ऑफिस पहुंचेंगे और झुकने वाले नहीं है। ये तमाम कांग्रेस के नेताओं का बिल्कुल कहना है। लखवीर, ये तो दिल्ली हालांकि- का बिल्कुल लखवीर, ये तो दिल्ली का मामला हुआ। क्या जो पार्टी के जराए हैं, पार्टी के सोर्स है, उसे ये पता चल रहा है? क्योंकि ये भी खबर आ रही थी कि मुल्क भर में जहां पे भी पार्टी हेडक्वार्टर है कांग्रेस का, वहां पर भी एहतजाज किया जाएगा, ईडी दफ्तरों में भी एहतजाज किया जाएगा। इस ताल्लुक से क्या कुछ खबर आ रही है? बिल्कुल, आज कांग्रेस पार्टी न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश भर में शक्ति प्रदर्शन कर रही है और राहुल गांधी को जो नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी का नोटिस मिला है उसका विरोध जता रही है। तमाम पीसीसीज को निर्देश दिए गए हैं, वो सभी लोग विरोध मार्च कर रहे हैं। ऐसे में कई राज्यों में एहतियातन वहां पर भी रोक लगाई है पैदल मार्च पर, तो लेकिन जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर ये पैदल मार्च यथावत रहेगा और तमाम पीसीसीज ने ये तय किया है कि भले ही पुलिस रोके, इस पैदल मार्च को कुचलने की तैयारी की जाए, लेकिन कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनका हौसला डगमगाने वाला नहीं है और तमाम जो नेता हैं वो हिरासत दे देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। ये तमाम कांग्रेस के नेताओं का कहना है। जो हमारी सूबे से कांग्रेस के नेताओं से आज हम बात हो रही है तो सभी लोगों का कहना है कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन जो तमाम ताकतें हैं वो विपक्ष को कुचलने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका हौसला डगमगाने वाला नहीं है। ऐसे में आज जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के सामने राहुल गांधी को पेश होना है, समन दिया गया है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो रोका जा रहा है तो कई रोचक तस्वीरें भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब पुलिस के सामने कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आएंगे तो कई उग्र तस्वीरें भी देखने को मिल सकती है और यही कारण है कि इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने एहतियात बरता है, सख्त कर दी है। बिल्कुल, चलिए लखवीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज राहुल गांधी ईडी के सामने अब से थोड़ी देर बाद पेश होने वाले हैं और इस पूरे मामले पर सुरजेवाला इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, आपको वहीं सीधे लिए चलते हैं। हेरल्ड अखबार जिसके सहारे मोदी जी आप कांग्रेस के नेतृत्व को झुकाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, ये उसी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की साल 1937 में स्थापित पहचान है और आवाज भी। जब आज के हुक्मरान, जब दिल्ली के सिंहासन पर आज बैठे हुक्मरान अंग्रेज की मुखबरी कर रहे थे, तब कांग्रेस के लोग इस देश की मिट्टी को अपने खून और पसीने से सींच रहे थे। उन स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज है नेशनल हेराल्ड, इसे दबाया नहीं जा सकता। मोदी जी जब नेशनल हेराल्ड अखबार और 1937 में बनी नेशनल हेराल्ड अखबार की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पर कर्ज का गंभीर संकट आया और समाचार पत्र को चलाने वाले, कठोर परिश्रम करने वाले आप जैसे पत्रकारों की तनख्वाह नहीं दी जा सकी, उनका वेतन नहीं मिल रहा था, तो साल 2002 से 2011 के बीच 10 साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए की राशि 10 साल में उस नेशनल हेराल्ड अखबार को दी। क्या पत्रकारों की तनख्वाह देना अपराध हो सकता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल किसी भी समाचार पत्र या कंपनी के शेयर नहीं ले सकता। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, हमने यंग इंडियन के नाम से एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को नेशनल हेराल्ड व एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के उस 90 करोड़ की एवज में शेयर दे दिए ताकि कंपनी का कर्ज खत्म हो सके, अखबार का कर्ज खत्म हो सके। इस 90 करोड़ में से आज ये जानना जरूरी है, इस 90 करोड़ में से 67 करोड़ रुपया नेशनल हेराल्ड अखबार के पत्रकारों और कर्मियों को तनख्वाह और वीआरएस के लिए दिए गए हैं। क्या कर्मचारियों की तनख्वाह देना, क्या पत्रकारों की तनख्वाह देना अब इस देश में अपराध हो गया है? और 90 करोड़ में से 67 करोड़ छोड़ दें तो बाकी का पैसा भारत सरकार को दिया गया है, जो लीज मनी था उसके तौर पर, बिजली के बिल के तौर पर दिया गया है, बिल्डिंग के एक्सपेंसेस के तौर पर दिया गया है। क्या भारत सरकार का देय देना अब इस देश में अपराध हो गया है? मगरबी बंगाल में कल एक बार फिर मुजाहिरीन ने नदिया जिले के
बेथौर डेरी रेलवे स्टेशन पर पथराव करके एक लोकल ट्रेन को नुकसान पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने पहले तो बड़ी तादाद में सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की और जब पुलिस ने इन्हें वहां से हटाने की कोशिश की तो इनमें से कुछ स्टेशन में दाखिल हो गए। ख्याल है कि नुपुर शर्मा के मुतनाज़ बयान को लेकर मगरबी बंगाल के हावड़ा समेत कई शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए थे। हालात अभी भी नॉर्मल नहीं है। सूरत हाल के पेश नज़र यहाँ 15 जून तक इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने तशद्दुद के लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे कोलकाता, जहां से नुमाइंदे देवाशीष इस वक्त जुड़े हैं। देवाशीष, जुमे के रोज, फ्राइडे के रोज पे बंगाल में कई जगह पर हंगामा देखने को मिला था, लेकिन कल एक बार फिर वहां पर मुजाहरे देखे गए, वहां पर हंगामा देखा गया। इस वक्त किस तरह के हालात है, किस तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए, बंगाल का जो हालात है अभी जो काल के हमले के ट्रेन के ऊपर हमले के बाद अभी जो सुबह से सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। कोई ट्रेन भी रुका हुआ नहीं है, ट्रेन भी चल रहा है। लेकिन जो हालात हो रहा था शुक्रवार से फ्राइडे से जो ये हालात हो रहा था, फ्राइडे सैटरडे को बहुत सारा समस्या में आ गए थे। पूरा हावड़ा सबसे बड़ा समस्या में आ गया था हावड़ा जिला के जो उल्टेरिया डिवीजन है, जगतवल्लभपुर है वहाँ पे और डोमचूर में है, वहाँ पे तबाही मचा हुआ था। कुछ लोग जो आग लगा दिया था, पुलिस की ऑफिस में आग लगा दिया था, पुलिस ऑफिस तोड़फोड़ कर दिया था। ऐसे हालत में अभी 2 दिन के बाद अभी यहाँ हावड़ा का जो पुलिस कमिश्नर और जो हावड़ा का पुलिस सुपर है उनको भी बदल गया हुआ है। फिर रविवार सुबह से वो अभी कुछ जो इलाका के टहलदारी ऐसे पुलिस जरा से बढ़ा दिया गया था। अभी कुछ कंट्रोल है, लेकिन कहीं कहीं पे भी अभी थोड़ा जमायत भी हो रहा है, लेकिन पुलिस जाके उसको हटा दे रहा है। अभी तक हावड़ा जिला में 58% को उसको गिरफ्तार किया हुआ है। उसके बगल में भी बहुत सारे आदमी हैं जो उसको अभी भी डिटेन करके पूछताछ कर रहा है किसके मदद से ये हमला हुआ था। ऐसे बोल रहा हूँ, काल शाम को जो ट्रेन पे हमला हुआ था बेटुआ डोहरी में, उसके बाद में अभी तक कोई हिंसा का खबर नहीं है काल शाम के बाद से। चलिए देवाशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन छोटे से वक्त के बाद। तशद्दुदज़दा रांची में हालात अब मामूल पर आ रहे हैं। यहाँ इंटरनेट खिदमात को बहाल कर दिया गया। जिला इंतजामिया ने इतवार को दारुल हुकूमत के शहरी इलाकों के 12 थानों में से 6 से दफ़ा 144 हटा दिए। जिन पुलिस स्टेशन के इलाकों से दफ़ा 144 हटाई गई है, इनमें लालपुर, बरियातू, सुखदेव नगर, सदर थाना, जगन्नाथपुर और गोंदा थाना इलाका शामिल है। ताम हसास इलाके समझे जाने वाले डेली मार्केट, कोतवाली, हिंद पीढ़ी, चुटिया, लोअर बाजार और डोरंडा पुलिस स्टेशन के इलाकों में दफ़ा 144 अगले अहकाम तक नाफिज रहेगी। इंतजामिया ने इन इलाकों के लोगों को दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान बाजार से ज़रूरी सामान खरीदने की इजाज़त दे दी है। इन इलाकों में दुकानों में 4 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम रुख करेंगे रांची का, जहां से हमारे साथ रूपाली त्रिपाठी इस वक्त जुड़ रहे हैं। रूपाली, जिस तरह से हालात खराब हुए थे रांची में जुमे के रोज, उसके बाद से लगातार हालात बेहतर होते जा रहे हैं। आज किस तरह की स्थिति है, किस तरह के हालात देख पा रहे हैं आप? सर, ग्राउंड जीरो बताऊं तो सड़कें हैं, उस पर आरपीएफ की तैनाती है, पुलिस बल की काफी ज्यादा तैनाती है। क्योंकि वैसे तो ऊपर सामान्य है, तो पुलिस ने अपने जो जांच और कार्रवाई का दायरा है वो काफी बढ़ा लिया है। बता दें कि इस मामले में अब लेटेस्ट गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस भारी संख्या के साथ कुछ इलाकों में पुलिस ने छापेमारी की है, जहां पर अरेस्ट किया गया है कुछ आरोपियों को। दूसरा है कि प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, 22 लोगों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, वहीं 10,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई है प्राथमिकी। तो ये काफी सारा अपडेट है जो कि अभी पुलिस एकदम तत्परता के साथ कार्रवाई पे उतर गई है और जगह जगह पहुंचकर सीधा संज्ञान ले रही है और जो लोग इसमें शामिल है उन्हें। बिल्कुल रूपाली, एक चीज ये जानना चाहेंगे कि कुछ जगहों से 144 तो हटा लिया गया, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर 144 है, तो वहां पे किस तरह के हालात हैं, कब तक दुकानें खुलेंगी, इस ताल्लुक से कुछ पुलिस की तरफ से बताया गया है? स्थिति बताना वही बताया मैंने कि जो भी ग्राउंड रिपोर्ट है यहाँ पे
सामने से बिल्कुल सामान्य है। जहां से लग रहा है कि तनावपूर्ण जो इलाका है, जो भी वो इंडेप्थ इलाका है, वहां पर पुलिस की तैनाती काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। बल भी है, साथ में आरपीएफ भी है, तो कहीं भी तनावपूर्ण स्थिति नहीं लग रही है। और अभी एफआईआर जो दर्ज किया गया है उसमें कई चीजों का उल्लेख किया गया है, कई नई बातें सामने आई है। पुलिस बिल्कुल एक्शन में है, शहर के अंदर लगातार कई इलाके में छापेमारी करी, तो जो तनावपूर्ण स्थिति है वो तो अभी बिल्कुल नहीं दिख रही है। सीधा जो सिचुएशन है वो पुलिस कंट्रोल में अंदर है। अभी पूरे शहर के अंदर पुलिस ने नियंत्रण पा लिया है। चलिए रूपाली, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में लेटर पिटीशन दायर कर दी गई है। हाईकोर्ट के 6 वकीलों की जानिब से चीफ जस्टिस राजेश को लेटर पिटीशन भेजी गई है। इस पिटीशन पर आज समाअत हो सकती है। पिटीशन में इल्जाम लगाया गया है कि मुनहदिमशुदा मकान जावेद के नाम नहीं बल्कि उनकी अहलिया परवीन फातिमा के नाम पर है। परवीन फातिमा को यह घर उनके वालिद की तरफ से शादी से पहले तोहफे में मिला था, इसलिए जावेद मोहम्मद की मिल्कियत न होने के बावजूद इन्हें नोटिस देकर इनके अहलिया का मकान मिसमार कर दिया गया। पिटीशन में पीडीए की कार्रवाई को गलत करार देते हुए मामले में कार्रवाई का मुतालबा किया गया है और कसूरवार एहलकारों को सजा देने और मुतासिरीन के लिए मुआवजे का मुतालबा किया गया है। देखिए, अधिवक्ता मंच एक वकीलों का जागरूक संगठन है, उसकी तरफ से कुछ वकील सदस्यों ने, मैं, राजवेंद्र जी, सईद भाई, हमारे कुंवर साहब और रविंदर सिंह और प्रबल प्रताप, चार्ली प्रकाश, इन लोगों ने मिलजुल के चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन किया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम रुक करेंगे इलाहाबाद, जहां समानुबंध मुश्ताक आमिर इस वक्त जुड़े हैं। मुश्ताक, डिमोलिशन की कार्रवाई लगातार जारी है। अब एक और घर जावेद मोहम्मद का जो है गिराया गया, बुलडोज किया गया है, जबकि ये कहा जा रहा है कि ये उसके अहलिया के नाम था और उसके वालिद ने इसे शादी से पहले गिफ्ट किया था। इस पर इसको लेकर हाईकोर्ट भी कुछ वकला पहुंचे हैं। क्या है पूरा मामला और क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? आजम, सबसे पहले ये बता दें कि जो जुमे के दिन इलाहाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ था, उसमें कलीदी मुलजिम पुलिस ने जिनको बनाया है वो जावेद मोहम्मद को बनाया है। और जावेद मोहम्मद जो वेलफेयर पार्टी के वो सूबाई सदर भी हैं और एक समाजी कारकुन की हैसियत से भी जाने जाते हैं। तो उनके मकान को गिराया गया और पूरी तरह से मुनहदिम कर दिया गया। तो ये पता चला कि ये मकान उनके नाम नहीं था, उनकी अहलिया के नाम था। अब वो कागजात वगैरह निकाल लिए गए हैं बल्दिया से। अब उसमें वकला का एक ग्रुप, कमल कृष्ण राय, जो खुद भी एक वकील हैं, उन्होंने एक रिट पिटीशन दाखिल की है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें अर्जी में ये कहा गया है कि एक तो ये मकान जावेद मोहम्मद के नाम नहीं, उनकी अहलिया के नाम है, परवीन फातिमा के नाम है। दूसरा ये कि मकान जिस तरह से गिराया गया है वो इल्लीगल है, पूरी तरह से गैर कानूनी है, उसमें कानूनी ज़ाब्तों की पासदारी नहीं की गई है और मकान को दोबारा तामीर कराया जाए। मुमकिन है आज ये रिट पिटीशन पर, इस अर्जी पर समाअत हो जाए। तो जो बात हुई है कमल कृष्ण राय, अभी आपने बाइट में भी सुना होगा, उनका ये कहना है कि मुलजिम अगर हिरासत में है तो किसी भी तरीके से उसके मकान को या जहां वो रहता है उसको किसी तरह से भी उसको डिमोलिश नहीं किया जा सकता। ये कार्रवाई जो हुई है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, इल्लीगल है और वो उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। तो जावेद मोहम्मद का मकान पूरी तरह से मुनहदिम कर दिया गया है। कल बहुत बड़ी कार्रवाई की गई उस इलाके में जहाँ जावेद मोहम्मद रहते हैं। कई थानों की पुलिस फोर्स लगा करके 3 बुलडोजरों के जरिए से पूरे मकान को गिरा दिया गया है। और जावेद मोहम्मद की जो बेटी हैं, जो जेएनयू में तालिब इल्म में भी रही हैं, आफरीन फातिमा, वो भी इलाहाबाद में है, लेकिन वो एक नामालूम मकाम पर वो शिफ्ट कर दी गई हैं। अब जावेद मोहम्मद जो हैं वो जेल में हैं और उनके अहले खाना फिलहाल वो महफूज मकामात पर पहुंचा दिए गए हैं। उनकी अहलिया को जो गिरफ्तार किया गया था, जो बेटी को गिरफ्तार किया गया था जावेद मोहम्मद की, उनको रिलीज कर दिया गया है। पुलिस ने अभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन 24 घंटे के हिरासत के बाद उनको रिलीज कर दिया गया है। चलिए, तो अभी हाल जो सूरत हाल है वो कशीदा है। शहर में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। आजम 91 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, उनको जेल भेजा गया है। 5000 लोगों पर नामालूम अफराद के तहत जो है एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक इस तमाम जानकारी के लिए। नूपुर शर्मा ने
थाने पुलिस से जांच अफसर के सामने पेश होने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा है। बीजेपी के साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा के खिलाफ आनत रसूल के मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर पुलिस सख्त कार्रवाई कर सकती है। मुंबई के बदौनी पुलिस ने इन्हें 25 जून को पुलिस स्टेशन में तफ्तीशी अफसर के सामने पेश होने के लिए सम्मन भेजा है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त जोड़ रहे हैं सीधे तौर पर। प्रशांत, नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस ने सम्मन भेजा है, लेकिन वो कुछ वक्त मांग रही हैं। कब तक उनकी हाजिरी हो सकती है, कब तक वहां पर पहुंच हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए नुपुर शर्मा के खिलाफ जो है मुंबई और मुंबई से सटे जो इलाके हैं थाने, कुल मिलाकर 3 एफआईआर दर्ज हो चुका है। मुंबई के पायधुनी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है, तो भिवंडी और मुंब्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज हो गया है। मैं आपको याद दिलाऊं कि मुंब्रा पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर दर्ज हुआ है वहां 22 तारीख को नुपुर शर्मा को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। वहां 22 तारीख तक का समय उन्हें दिया गया था, लेकिन भिवंडी पुलिस स्टेशन ने उन्हें आज बुलाया था, जिसे लेकर के नुपुर शर्मा ने मेल के जरिए पुलिस को संपर्क किया और उन्होंने कहा कि उन्हें 3 से 4 हफ्ते की जो है समय दी जाए, उसके बाद वो पुलिस के सामने हाजिर होंगी। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। पुलिस इस मामले पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेगा और उसके बाद ये फैसला लेगा कि नुपुर शर्मा को कितना समय देना है कि नहीं देना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण एक पहलू रह गया। दूसरी तरफ हमने देखा है कि उनके इस विवादित बयान को लेकर के कुछ युवक जो हैं, जो मुस्लिम समाज के हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर समर्थन भी किया था। तो कल उनके इलाके में, उनके घर पर मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे और उनसे माफ़ी भी मंगवाई। यानी कुल मिलाकर देखा जाए इस मसले को तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मुंबई और मुंबई से सटे इलाकों में 3 जगह पर नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। मुंबई पुलिस ने पिछले दिनों समाज के कई लोगों से बैठक की थी और ये दिलासा दिया है कि आने वाले 15 दिनों में नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनन कार्रवाई जरूर की जाएगी। देखिए, धाराएं भी काफी संगीन लगाए गए हैं। 153A, 153B यानी क्रिएटिंग वायलेंस बिटवीन कम्युनिटी, ये आरोप उनके ऊपर लगाया गया है। तो इस मामले को लेकर के 3 एफआईआर हो चुका है। जिस तरह से मैंने बताया, आज उन्हें भिवंडी आना था, लेकिन समय मांगा गया है। बिल्कुल, उन्होंने वक्त मांगा है वहां पर पहुंचने के लिए। 3 जगह पर एफआईआर हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।